हेलो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपने अगले टॉपिक पे बात करेंगे। उस टॉपिक का नाम है, चूँकि हम पहले वाले टॉपिक जो पढ़ा चुके हैं उससे मैं आपको जोड़ दूँ। जो पिछला वाला टॉपिक है वो जो हमने राजस्थान का मैदान, फिर लैंड्स देखा था, राजस्थान, गंगा, असम, ब्रह्मपुत्रा, ये सब देखने के बाद फिर हमने देखा था हिमालय की उत्पत्ति। इसके बाद अगले टॉपिक पे जब हिमालय की उत्पत्ति होती है, हिमालय की उत्पत्ति के बाद आपकी बहुत सारी नदियों का भी उत्पत्ति होता है उसी समय। उसके पहले से आती है नदियाँ, जहाँ उद्गम जहाँ से होता है, उन नदियों के उद्गम से बहुत सारे हमारे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत में अपवाह तंत्र निर्माण होता है। ये अपवाह तंत्र नदियाँ जैसे जैसे प्रवाहित होती हैं उन्हीं के क्रम में अपवाह तंत्र के रूप में उन्हीं को अपवाह तंत्र के रूप में जाना जाता है। आज हम इसी अपवाह तंत्र के बारे में बात करेंगे अर्थात ड्रेनेज सिस्टम। भारत का अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र ठीक, भारत का जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पहले इसका हम इंट्रो देख लेते हैं। इसका हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है, इसको मैं फ्रेम कर देता हूँ, आसान हो जाएगा आपके लिए, तब आगे बढ़ेंगे इसमें। पहले इसके परिचय देखेंगे। क्या है अपवाह तंत्र, क्या है वो भी भारत का अपवाह तंत्र का परिचय कैसा है, ये देखेंगे। अपवाह तंत्र के प्रतिरूप प्रकार है। एक तरीके से अपवाह तंत्र के प्रतिरूप, ये कितने प्रकार के प्रतिरूप इसके होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद अपवाह तंत्र के प्रकार, ये देखेंगे कितने प्रकार। इसके बाद अपवाह तंत्र के अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं, ये देखेंगे। इसके बाद अपवाह तंत्र के परिचय, प्रारूप, प्रकार, प्रभावित करने वाले कारक और अपवाह तंत्र का विस्तार या अपवाह तंत्र का क्षेत्र, ये देखेंगे। कौन कौन
इसके बारे में बात करेंगे। ये 5 क्वेश्चन परिचय, प्रतिरूप, प्रकार, प्रभावित करने वाले कारक और तंत्र के क्षेत्र, इनके बारे में आज डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पहले परिचय थोड़ा जान लेते हैं। क्योंकि जब जल यानी पानी का जब प्रवाह किसी निश्चित दिशा में और निश्चित दिशा में और कुछ निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है, Suspected spam. और ये जब निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है और ये जो प्रवाह है प्रवाहित होता है, ये प्रवाह कुछ निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है और ये कुछ निश्चित श्रृंखलाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है। कुछ निश्चित श्रृंखला के माध्यम से प्रवाहित होता है। तो उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक, ये इसका आप छोटा सा परिचय जान सकते हैं, या फिर आप जो इंट्रो दे रहे हैं इसको ऐसे सुन सकते हैं कि जब कुछ जल की मात्रा एक निश्चित दिशा में निश्चित स्थल से होकर प्रवाहित होती है तो वो अपवाह कहलाता है। जब ये कई श्रृंखलाओं से होकर के इकट्ठा होकर के गुजरता है या कई श्रृंखलाओं में बहता है तो वह अपवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, ये इसका परिचय है। परिचय के बाद अब इसका अपवाह तंत्र के प्रतिरूप क्या है? अपवाह तंत्र के प्रतिरूप, इनके प्रतिरूप मुख्यतः 8 प्रकार के हैं। इन 8 प्रकार के नाम देख लेते हैं कि क्या क्या नाम है इनका। वृक्षाकार प्रतिरूप, वृक्षाकार प्रतिरूप इनकी अलग से अभी इनकी विशेषता भी बताएंगे और इनकी विशेषता क्या होती है और ये कहाँ पर ऐसे हमारे यहाँ पाए जाते हैं। वृक्षाकार प्रतिरूप के अपवाह तंत्र ये भी बता रहे हैं अभी। वृक्षाकार प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप, डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न और इसे बोलते हैं ट्रेलेसिक ड्रेनेज पैटर्न। फिर उसके बाद आयताकार प्रतिरूप, रेक्टेंगल ड्रेनेज पैटर्न, आयरीय प्रतिरूप या हमें इसे बोलते हैं रेडियल प्रतिरूप। इसके बाद रेडियल प्रतिरूप, इसके बाद आपका आता है एनुरल प्रतिरूप, या हम कहें कि इसे वलयाकार प्रतिरूप
वलयाकार के बाद क्या है? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, सेंट्री से ये कह सकते हैं सेंट्रिक ड्रेनेज पैटर्न। सेंट्रिक के बाद गुंबदाकार, प्रतिरूप, समांतर प्रतिरूप, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। ये इसके प्रकार हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार हैं ये। इनकी क्या विशेषता होती है ये देख लेते हैं। इनकी सबकी विशेषता के बाद ये प्रकार है। फिर यहाँ विशेषता देख लेते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है? जो वृक्षाकार प्रतिरूप है, वृक्षाकार प्रतिरूप में एक मुख्य नदी होती है और उसके जो सहायक नदी होती है, सहायक नदी वो आकर के इसके समकोण पर आकर के मिलती है। समकोण पर मिलती है, समकोण पर मिलती है। और ये इसका चित्र है, चित्र ये ऐसे है, इसका आकर के समकोण पर मिलती है। ये एक ही इसमें मुख्य नदी होती है, इसमें एक ही मुख्य नदी होती है। इसके बाद आपका जालीनुमा जो प्रतिरूप है, जालीनुमा प्रतिरूप में ये दो मुख्य नदियाँ जब समांतर बहती हैं और उनसे आकर के सहायक नदियाँ समकोण पर मिलती हैं तो वो जालीनुमा आकृति का रूप धारण कर लेती हैं। यहाँ पर और ज़्यादा से गझिन रहेगा, मतलब एक तरीके से वृक्ष की नुमा रहेगा ये। समकोण पर मिलती हैं, लेकिन ये जब दो मुख्य नदी होती हैं, नदी यहाँ पर एक मुख्य नदी, इसकी विशेषता जैसे ये है, ये मुख्य नदी है। हाँ, इसका एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण, इसका उदाहरण आपका जो वृक्षाकार प्रतिरूप है, गंगा है, या हमें कहें कि आपका हाँ गंगा भी, गंगा को सिंगल अगर देखा जाए तो गंगा है, यमुना है, ये इसके उदाहरण क्या हैं। इसके बाद जो जालीनुमा प्रतिरूप है, दो मुख्य नदियां हैं और आकर के समकोण पर मिलती हैं, जैसे ये हैं, ये आकर के इससे मिलती है, फिर ये आकर के इससे मिलती है। ऐसे इसका भी एक जालीनुमा आकृति, जालीनुमा बनता है इसका। लेकिन इसमें दो मुख्य नदियाँ होती हैं जो उसके आकर के समकोण पर मिलती हैं, सहायक नदियाँ। इसके एग्जाम्पल यमुना, ये यमुना इसका भी एग्जाम्पल है। यमुना, गंगा, क्योंकि गंगा और यमुना जो चलती हैं दोनों साथ में, तो उसके आसपास की नदियाँ आकर के उसके समकोण पर मिलती हैं, इसलिए इसको जालीनुमा प्रतिरूप। और जब यहाँ पर सिर्फ गंगा को लेकर के चलेंगे तो भी आकर के उसको वृक्ष के रूप में आकर मिलती है। जैसे यमुना में चंबल आकर के आपको चेनाब हुआ, या फिर जो वहाँ की नदियाँ हैं मध्य प्रदेश से निकलने वाली, आकर के यमुना में बहुत सारी मिलती हैं। और इस गंगा की तरफ से निकलते गंगा, रामगंगा, बेनगंगा, ये सब आकर के मिलती हैं गंगा में। ये इसके सहायक नदियों के रूप में गिनी जाती हैं। फिर आयताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप में आपका इसमें क्या होता है कि जो मुख्य नदी होती है, मुख्य नदी, दो मुख्य नदियाँ आपस में समकोण पर मिलती हैं। अभी बता रहा हूँ कैसे। जैसे
गंगा और यमुना आकर के प्रयागराज में मिलती, या हम ये कहें गंगा जाकर के ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में मिलती। ब्रह्मपुत्र, गंगा को आप इसमें आयताकार के रूप में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अरीय प्रतिरूप, ये जो प्रतिरूप है आपका, ये जब किसी पहाड़ी नुमा आकृति से नदियाँ निकल करके चारों ओर बिखर जाती हैं तो उसे अरीय या रेडियल आकार के रूप में कहते हैं। इसका एग्जाम्पल के रूप में इसका विशेषता बता देते हैं। विशेषता पहले विशेषता, ये एक चोटी की नुमा से चोटी नुमा आकृति से निकल करके और चारों ओर बिखर जाते हैं। इसका आकृति ऐसे होगा, चारों ओर बिखर जाती हैं। ये इसकी विशेषता है और ये इसका आकृति है। और इसका एग्जाम्पल के रूप में आप देखना चाहें तो आपको जो अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी, ये आपके अरीय वाला एग्जाम्पल है, ये देखने को वहाँ पर मिल जाएगा। अब जो वलयाकार प्रतिरूप है, इसकी विशेषता क्या है? जब कोई सहायक नदी अपने मुख्य नदी से आकर के गार्ज बनाते हुए आकर के अपने मुख्य नदी से मिलती है तो उसे वलयाकार प्रतिरूप में कैलकुलेटेड होती है। गार्ज बनाकर या गर्त बनाकर मुख्य नदी में मिलती है। इसका जैसे मुख्य नदी ये है और इसका आकर के यहाँ से सहायक नदी है तो ऐसे करके यहाँ आकर के मिलती है। ये इतना गार्ज इकट्ठा कर दी यहाँ पे, या फिर वहाँ पर आकर के बहुत सारे मिट्टी इकट्ठा कर दी। इसका उदाहरण के रूप में उत्तराखंड की पहाड़ियों से निकलने वाली, उत्तराखंड की पहाड़ी और आपका उत्तराखंड की पहाड़ी से निकलने वाली या हिमालयन पर्वत से निकलने वाली मुख्य नदियों में से इसके उदाहरण के रूप में आप देख ले सकते हैं। फिर अभिकेंद्रीय प्रतिरूप आप विशेषता इसकी क्या होती है? इसकी विशेषता मुख्यतः ऐसे होती है जब कोई नदी अपने उद्गम स्थल से निकल के किसी झील या किसी गर्त में जाकर के गिर जाती है तो उसे अभिकेंद्रीय प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है। इसका सेंट्रिक जोन होता है, या बाहर से आकर के अपने सेंटर में मिल जाती है, कहीं सेंटर में आकर के मिल जाती है। इसका ये प्रतिरूप है। विशेषता इसकी क्या होती है? ये बाहर चारों तरफ से आकर के एक दरी इकट्ठा हो जाती है, चारों ओर से आकर एक स्थान पर मिल जाती है। ये इसकी विशेषता है। गुंबदाकार जो आपका प्रतिरूप है, गुंबदाकार प्रतिरूप में जो अरीय आकार का और आपका जो वलयाकार आकार का, इन दोनों के प्रकार का जब एक सम्मिलित रूप देखने को मिलता है तो आपका गुंबदाकार आकृति बनती है, गुंबदाकार आकृति का निर्माण होता है, अरीय वाला और आपका वलयाकार प्रतिरूप वाला। ठीक,
जैसे अभी यहाँ देखिए, ये है जो ये अभी यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा कर देगी तो ये गुंबदनुमा ऊंचा हो जाएगा। और ये जब आपका एरिया वाला चारों ओर बिखर जाएगी तो भी आपका चारों ओर बिखरेगी जब, तो चारों एक तरीके से कहीं जा कर के मिट्टी इकट्ठा कर देगी। जब मिट्टी इकट्ठा कर देगी तो वो गुंबद का नुमा रूप धारण कर लेगा। तो ये आपका गुंबदाकार प्रतिरूप का रूप धारण कर लेगा। समांतर जो प्रकार की प्रतिरूप है, समांतर अपवाह तंत्र का प्रतिरूप है, ये जब दो नदियाँ समांतर बहती हैं तो इसे समांतर आकार के प्रतिरूप अपवाह तंत्र का प्रतिरूप बोला जाता है। जैसे आपके दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पूर्वी घाट की तरफ बहती हैं समांतर, जैसे कावेरी हुआ, कावेरी, किसड़ा, गोदावरी, ये जो नदियां हैं समांतर बहती हैं, ये आपस जा कर के अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, इसलिए इसको समांतर प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है। ये तो हम बात की कि इसके प्रतिरूप कितने होते हैं। अपवाह तंत्र के ड्रेनेज पैटर्न के, ड्रेनेज सिस्टम के जो प्रतिरूप हैं, इनके एक तरीके से कितने तरीके से ये बह सकती हैं, ये है इसका। इसके बाद वाला टॉपिक अपवाह तंत्र के प्रतिरूप के बाद अपवाह तंत्र के प्रकार। ये नदियाँ अपवाह तंत्र के प्रकार, इनके मुख्यतः दो प्रकार के हैं, लेकिन जो दो प्रकार के हैं उसमें भी दो प्रकार के हैं। पहला क्रमवर्ती अपवाह तंत्र, क्रमवर्ती में भी दो प्रकार के हैं। एक आपका अनुवर्ती, और ये आपका परवर्ती। ये क्रमवर्ती अपवाह तंत्र के दो प्रकार हैं, एक अनुवर्ती है और एक परवर्ती। इसके बाद जो आपका दूसरा प्रकार है मुख्यतः अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र, जो क्रमवर्ती अपवाह तंत्र है, ये अपने बहाव की दिशा में बहती जब है तो ये स्थल खंड को विरोध किए बिना अपने स्थल मार्ग का अनुसरण कर लेती है। अर्थात जिस रास्ते से बहती है वो अपने मार्ग का अनुसरण कर लेती है, न कि ये उसी दिशा में बहने लगती है। ये अनुक्रमवर्ती का ही उदाहरण है। जैसे ढाल का अनुसरण कर लेती है ये गंगा, गोदावरी, ये इसके उदाहरण हैं। जब ये समकोण पर जब ये नदियाँ समकोण पर काटती हुई
जब समकोण पर काटती हुई मुख्य नदी का अनुसरण कर लेती है तो ये परवर्ती क्रमवर्ती अपवाह तंत्र कहते हैं इसे, परवर्ती कहते हैं इसे। ठीक, इसके बाद आपका जो अक्रमवर्ती है, इसमें अक्रमवर्ती में भी दो प्रकार आपके थे, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र और एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। यह क्रमवर्ती क्या कहता है कि ये जो ढाल होगा, ढाल का अनुसरण नहीं करती है। अर्थात अगर कोई नदी अब जिस ढाल के अनुरूप ही बहने लगती है तो क्रमवर्ती कहलाएगी, लेकिन अगर वो ढाल के अनुरूप नहीं बहती है, वह किसी अन्य जो उठे हुए भाग से होकर के बहती है तो वो अक्रमवर्ती कहलाती है। अक्रमवर्ती नदियों में जो पूर्ववर्ती का उदाहरण है, ये आपका ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी है, क्योंकि ये हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व, हिमालय जिस समय उत्पत्ति हुआ था उस समय भी ये नदियाँ थी, आज भी ये नदियाँ हैं। और हिमालय का जो उत्थान हो रहा है, हिमालय के उत्थान होने के बाद ये अपने गहराई के साथ ही बहती चली आ रही हैं और हिमालय की उत्थान ऊपर की तरफ उठता जा रहा है, लेकिन अपने ये मार्ग में ज़्यादा परिवर्तित इनके मार्ग में नहीं हुआ। इसलिए ये कहा जाता है कि ये ढाल का अनुसरण न करके अपने पूर्ववर्ती अर्थात पहले के ही अनुरूप बहती ही आ रही हैं। इनका उदाहरण ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, और आप देख सकते हैं जो हिमालयन प्रदेश की नदियां हैं, झेलम है, ये सब नदियां आपके पूर्ववर्ती नदियों के रूप में जानी जाती हैं। और ये जो पूर्वरोपित नदियां, इसका नाम है पूर्वरोपित नदी। ये नदी जब पूर्ववर्ती नदी में जा कर के मिलती हैं, अर्थात ये भी ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, ढाल का अनुसरण न करके किसी जाकर के पूर्ववर्ती नदी में मिलती है तो वो पूर्वरोपित नदी कहलाती है। जैसे ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली नदियाँ आपको बताया था, वहाँ पर अमोह हुआ, तिस्ता हुआ और आपका दिहांग लोहित हुआ, ये पूर्वरोपित नदी के रूप में जानी जाती हैं आपके। ठीक है, ये हुआ अपवाह तंत्र के प्रकार, क्रमवर्ती अक्रमवर्ती। मुख्यतः ये दोनों देखने हैं, क्रमवर्ती अक्रमवर्ती, और इनके उदाहरण है जो ये गंगा गोदावरी, और जब ये समकोण पर मिल करके काटते हैं तो आपका परवर्ती, और जब ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं तो अक्रमवर्ती ढाल का अनुसरण करती हैं। तो क्रमवर्ती नदियाँ, क्रमवर्ती अपवाह तंत्र कहा जाता है उसे। ठीक, ये मुझे उम्मीद है। इसके बाद आपका आता है अपवाह तंत्र के स्वरूप को या अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैसे ये अगला पॉइंट था, अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। कहने का मतलब ये है, ये कहना क्या जा रहा है कि जब नदियों का प्रवाह होता है किसी रास्ते से, तो उनके अपवाह तंत्र को
कौन कौन ऐसी चीज़ हैं जो प्रभावित करते हैं, रोकते हैं उनको। ये क्या है, इस टॉपिक, इस पॉइंट का कहने का मतलब ये चीज़ है। तो हम इसको देखेंगे। मान लीजिए कोई नदी हो, बेसिकली सोच के देखें कि आपको कोई नदी बह रही है, तो कौन कौन सी चीज़ होगी जो उसको उसके रुकावट पैदा करेगी। पहला तो होगा वहाँ का स्थलखंड। स्थलखंड ये उसके बहाव में रुकावट पैदा कर सकता है। स्थलखंड का मतलब वो कैसा है, वो ऊंचाई पर है या फिर ढाल नुमा है, स्लोप है उसमें, या फिर उबड़ खाबड़ है। इस तरीके से ये स्थलखंड का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र में प्रभावित कर सकता है। अगर अच्छा है तो बहाव अच्छा होगा, नहीं अच्छा है तो बहाव नहीं सही होगा उसका। मिट्टी वहाँ की मिट्टी कैसी है, या तो जलोढ़ होगी या रेतीली होगी या बलुई किसी लेटराइट मिट्टी होगी, या मिट्टी उसको प्रभावित करेगी कि अपवाह बहाव कैसा होगा उसका जल का। और जल संभरण का मतलब है कि जल कितनी मात्रा में जल एक साथ बह रहा है। जल संभरण का मतलब है कि जब नदी बह रही है कि उसकी द्रोणी मतलब होता है जो नदी का बेस है, बेस में कितनी जल की मात्रा है, वो उस डिपेंड करेगा कि बहाव कैसा होगा, अपवाह तंत्र कैसा होगा। जल का संभरण, मृदा, स्थलखंड और आपका ढाल प्रवणता स्थलखंड में यहाँ पर देख सकते हैं। प्रवणता ढाल प्रवणता, ढाल का स्लोप कैसा है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि अपवाह तंत्र का रूप कैसा होगा। ये इसके रहे प्रभावित करने वाले मुख्य कारण है ये कि अपवाह तंत्र का स्वरूप कैसा होगा। इसके बाद का जो टॉपिक था, पॉइंट था, वो पॉइंट आपका अपवाह तंत्र के क्षेत्र। अपवाह तंत्र का क्षेत्र कौन कौन सा है इसको देखेंगे। पहले हमने क्या क्या देखा ये देख लेते हैं। परिचय देखा, प्रकार देखा, प्रतिरूप देखा और प्रभाव कारक देखा, प्रभावित करने वाले। इसके बाद देखते हैं क्षेत्र, अपवाह तंत्र के क्षेत्र। ये क्षेत्र बहुत लंबा टॉपिक है ऐसा, क्योंकि ये इन सब के बराबर, इन सब ये तो पॉइंट थे बस इसके, लेकिन ये सबसे लंबा टॉपिक ये है इसका क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या क्या पढ़ेंगे देखेंगे। आज हो सकता कंप्लीट ना हो पाए इस टॉपिक में ये पूरा, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। अपवाह तंत्र का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको पढ़ेंगे सिंधु नदी बेसिन, सिंधु नदी का क्षेत्र, सिंधु नदी का क्षेत्र, गंगा नदी का क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र ऐसे बोले इसको, सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र, गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह क्षेत्र। इसके बाद आपको मध्यवर्ती भारत में नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र, नर्मदा नदी का अपवाह क्षेत्र,
नर्मदा नदी का अपवाद क्षेत्र, गोदावरी नदी, नदी का अपवाद क्षेत्र, कृष्णा नदी, गंगा, गोदावरी, गंगा, कृष्णा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, और इसके बाद जो दक्षिण भारत की और नदियां हैं इनके अपवाद क्षेत्र को, जैसे या फिर पूर्वोत्तर भारत के महानदी भी आती है, महानदी, अपवाद क्षेत्र, दामोदर नदी का अपवाद क्षेत्र। इनको अलग अलग रूप में, अलग अलग एक जब नदी, मुख्य नदी लेंगे, जैसे सिंधु नदी लेंगे तो सिंधु नदी के साथ में जो भी आप इसके झेलम, चिनाब, जो भी झेलम, और उसके जो सिंधु नदी के जो 5 सहायक नदियाँ मुख्य हैं उनको देखेंगे सिंधु नदी की। और गंगा नदी जब लेंगे तो इसके सहायक नदियाँ रामगंगा, बेनगंगा, ये सब जो गंडक है, कोसी है, ये सब नदियाँ हैं, इनके सहायक नदियों के बारे, सहायक नदी के रूप में देखेंगे। ब्रह्मपुत्र जब लेंगे तो ब्रह्मपुत्र में जितनी सहायक नदियाँ हैं और उसके जो बेसिन है उसको लेंगे। फिर नर्मदा नदी लेंगे तो इसमें आकर के आपका जो नर्मदा, तापी, जितनी नदियाँ हैं उस एरिया की, वो सारी नदियों को लेंगे। गोदावरी जब लेंगे तो गोदावरी के साथ साथ जो वहाँ दक्षिण भारत की जितनी नदी इसके मिली हुई है इसमें आकर के उसको लेंगे। कृष्णा नदी की भी, महानदी, दामोदर, ऐसे कर करके इन सारी नदियों के बेसिन अपवाद तंत्र को देखेंगे। ठीक है, ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इसे यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अगले आने वाले टॉपिक, अगले आने वाले वीडियो में इस लेक्चर को कंप्लीट कर दिया जाएगा, पूरे यहाँ सिंधु नदी से लेकर के दामोदर नदी तक के बेसिन को, और जो भी पार्ट है दक्षिण भारत की बहुत सारी नदियाँ, अपवाद तंत्र हैं, उनको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा जो पढ़ा है। और आप चाहते हैं यदि PDF फार्म में PDF आपके लिए अवेलेबल हो तो आपकी कमेंट कर सकते हैं कि आप मुझे PDF भी चाहिए, तो उसे अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, यहीं पर आप विराम देते हैं। नमस्कार।